स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 7th के इतिहास का दूसरा चैप्टर का अभ्यास प्रश्न करेंगे, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। इसके अभ्यास प्रश्न को इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा दें, ताकि किसी भी प्रकार के आने वाले वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो आइए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जोड़ा बनाओ। इसमें क्या करना है, मिलान करना है इस प्रश्न में, ठीक है। तो गुर्ज प्रतिहार कहाँ पे शासन करता था, तो गुजरात और राजस्थान में इसका होगा। अब देखिए, राष्ट्रकूट कहाँ शासन करता था, तो राष्ट्रकूट का हो जाएगा पश्चिमी दक्कन। पाल कहाँ शासन करता था, तो पाल शासन करता था बंगाल में। और चोल कहाँ शासन करते थे, तो चोल शासन करते थे तमिलनाडु में। तो यह इसका पेयर हो जाएगा। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2 नंबर, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन कौन से थे। उत्तर होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष हैं। गुर्ज प्रतिहार जो कि गुजरात और राजस्थान में शासन करते थे, राष्ट्रकूट जो कि पश्चिम दक्कन क्षेत्रों में शासन करते थे, और तीसरा था पाल जो कि बंगाल में शासन करता था। ये त्रिपक्षीय संघर्ष, अब देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसको बोलेंगे और क्यों बोलेंगे, क्योंकि कन्नौज जो उत्तर प्रदेश की एक स्थान था, कन्नौज जो कि गंगा घाटी में बसा हुआ था, वह काफ़ी ही उपजाऊ था भूमि। अतः इसी पर कब्जा के लेकर गुर्ज प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश सदियों से लड़ाई करते आ रहे थे। चूँकि इस लड़ाई में 3 पक्ष थे, यानी कि 3 राजवंश थे, गुर्ज प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। इसी के कारण इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में वर्णित किया है और इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या थी। उत्तर होगा, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए निम्न शर्तों की आवश्यकता होती थी। पहला शर्त था, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामित्व होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो। दूसरा शर्त था, उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा था, उनकी उम्र जो था वह 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। चौथा, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। पांचवा था, ईमानदार होना चाहिए। छठा था, उन्हें प्रशासनिक मामलों की जानकारी होनी चाहिए। अतः ये 6 चीज़ों की डिमांड जो थी वह किसी भी चोल साम्राज्य के सभा के समिति का सदस्य बनने के लिए 6 डिमांडें थी। जो व्यक्ति इन 6 डिमांड को फुलफिल करता था वहीं चुनाव लड़ सकता था। चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती थी, तो देखिए चुनाव की प्रक्रिया क्या होती थी कि एक जो व्यक्ति उम्मीदवार थे उनका नाम एक ताल पत्रों पर लिखा जाता था और एक घड़े में डाल दिया जाता था, और एक छोटे से बच्चे से बोला जाता था निकालने के लिए, अलग अलग समितियों के लिए एक एक पर्चा निकालने के लिए। और जिस पर्चे को उस बच्चे ने निकाला और जिसका नाम होगा वह व्यक्ति समिति का सदस्य बन जाता था, यानी समिति का हेड बन जाता था। हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन कौन से थे। उत्तर होगा, चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले नगर थे कन्नौज, बनारस, जबकि इसके अलावा इंद्रप्रस्थ और प्रयाग भी चाहमानों के नियंत्रण में था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। उत्तर, राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीन थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया। बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। देखिए जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि राष्ट्रकूट जो थे वो कैसे शक्तिशाली बने। तो शुरुआती दौर में जो राष्ट्रकूट थे वह कर्नाटक के चालुक्य राजा के सामंत हुआ करते थे, यानी उनके अधीन में थे, ठीक। और 8वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते एक बहुत ही प्रभावशाली सामंत थे राष्ट्रकूट के, जिनका नाम था दंतिदुर्ग। इन्होंने चालुक्यों की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। यह दंतिदुर्ग जो थे वह चालुक्यों को हराया और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की। अतः इस प्रकार राष्ट्रकूट जो थे वह शक्तिशाली बने। हमारा अगला प्रश्न है, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया। उत्तर होगा, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए। पहला, राजा लोग नए राजवंशों को अपने महात्म या सामंत के रूप में मान्यता देते थे।
दूसरा, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के बाद सामंत अपने आप को महात्म, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर लेते थे। तीसरा, कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने की दावा करते थे। चौथा, उद्यमी परिवारों की पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। देखिए, अब देखिए ये प्रश्न जो पूछ रहा है हम लोगों से, वो पूछ रहा है कि नए राजवंश ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या क्या किया। तो देखिए, नए राजवंश जो सत्ता में आए, उन्होंने क्या किया कि जो बड़े बड़े किसान होते थे, अमीर किसान होते थे, उन्हें अपनी स्वीकृति के लिए उन्हें अपना सामंत बना लिया और महात्म के रूप में मान्यता दिया। अधिक सत्ता और संपदा हासिल होने के बाद सामंत जो थे वह अपने आप को सामंत घोषित कर लेते थे या महामंडलेश्वर घोषित कर लेते थे। कभी कभी ये जो सामंत थे वह अपने स्वामित्व के, अपने स्वामी के अधिपत्य यानी कि अपने स्वामी के अंदर रहने से इनकार कर देते थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। ठीक है। और चौथा हमारा पॉइंट होगा, उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। उत्तर होगा, तमिल क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था का विकास निम्नलिखित प्रकार से हुआ। 1 नंबर, प्राकृतिक झीलों से सिंचाई की व्यवस्था की गई। दूसरा, अनेक नहरों को निर्मित किया गया। तीसरा, कई तालाबों और हौजों को निर्माण किया गया। चौथा, अनेक क्षेत्रों में नए कुएं खुदवाए गए। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8 नंबर, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। देखिए, अब पूछ रहा है कि जो चोल राजवंश थे उन्होंने जो मंदिर बनाए उनके साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। तो इसका उत्तर होगा, चोल मंदिरों के साथ निम्नलिखित गतिविधियां जुड़ी हुई थी। पहला होगा, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। दूसरा, ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। तीसरा, ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। चौथा होगा, मंदिरों के लिए काम करने वालों में पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तकी इत्यादि प्रमुख थे। पांचवा होगा, मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का ही केंद्र नहीं थे, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। ये जो प्रश्न हम लोग करेंगे वो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को अक्सर एग्जाम में 5 नंबर वाले प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। पहला है, क्या आप अपने विचार में उस दौर में एक शासन बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था। उत्तर होगा, हमारे विचार में से उस दौर में एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण नहीं था। भारत में कई गैर क्षत्रिय शासक हुए, जिनमें कदम्ब, मयूरशर्मण और गुर्ज पटिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शास्त्रों को अपना लिया। इसके विपरीत कई और भी शासक हुए जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन उस दौर में भारत के अधिकांश शासक क्षत्रिय थे। देखिए, अगर उस दौर में आप लोग को क्षत्रिय होना होता था तो इसका ज़रूरी नहीं था कि आप क्षत्रिय ही परिवार में पैदा हो या जन्म ले। उस समय बहुत सारे ऐसे शासक हुए जिन्होंने क्षत्रिय ना होते हुए भी अपने शक्ति को इकट्ठा किया और राजा को हराए और एक हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ कराकर क्षत्रिय के रूप में परिणित हो जाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था। उत्तर होगा, मध्यकाल में भारत के राजतंत्र कायम था। राजतंत्र में शासन वंशानुगत हुआ करते थे, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा होता था। लेकिन आज की प्रशासनिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार का गठन करते हैं। मध्यकाल में जनता किसी भी राजा को ना तो चुनाव कर सकती थी और ना ही उसे हटा सकती थी। यानी कि देखिए, जो मध्यकाल में राजा महाराजा का शासनकाल हुआ करता था
उस समय के प्रशासन और आज के प्रशासन में क्या भिन्नता है, इसको बताना है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो उस समय राजा जो होते थे वह वंशानुगत प्रणाली था, राजा का बेटा ही राजा होता था। लेकिन आज जो है वह लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसमें जनता चुनती है कि कौन प्रशासन का राजा होगा और कौन प्रशासन को चलाएगा। और जनता चाहेगी तो उस प्रशासन को उसके शासनकाल से हटा भी सकती थी, जबकि मध्यकाल में ऐसा नहीं था। मध्यकाल में राजा को कोई सत्ता से नहीं हटा सकता था, लेकिन आज की में लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा को जनता हटा सकती है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका चुनाव कैसे हुआ है, तो जनता द्वारा चुना गया है, क्योंकि जनता वोट करके अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपने राजा को चुनती है। अगर जनता के विश्वासों पर नरेंद्र मोदी खड़े नहीं उतरेंगे तो जनता उनको सत्ता से भी हटा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, मानचित्र 1 को देखो और वे कारण बताइए जिसके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। उत्तर होगा 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के पूर्वार्ध तक कन्नौज भारत का राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। कन्नौज उत्तर भारत के मध्य में स्थित था, इसलिए गुर्ज पटिहार, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने लंबे समय तक कन्नौज के लिए संघर्ष किया, जिससे इन शासकों का कन्नौज पर नियंत्रण कायम हो सके। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। देखिए, जो कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण को लेकर 3 पक्षों में लड़ाई था। ये लड़ाई इसलिए था क्योंकि कन्नौज और गंगा घाटी की जो मैदान थी वह बहुत ही उपजाऊ थी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, कृषि के लिए बहुत ही उपयोग और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि हुआ करती थी। अतः इसी के कारण ये जो तीनों राजवंश थे वह आपस में सदियों तक लड़ते रहते हैं कन्नौज और गंगा घाटी पर नियंत्रण को लेकर, तथा यह प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर ही उत्तर भारत के लिए इसका लोकेशन जो था वह भी महत्वपूर्ण था। चूँकि इसमें 3 पक्ष थे, इसी के कारण इतिहासकारों ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किया है। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर। प्राचीन व मध्यकाल के राजाओं द्वारा कई तरह के दावे किए जाते थे, आपके विचार में ऐसे दावे उन्हें क्यों किए होंगे? उत्तर होगा, कई प्रशस्तियों में शासक कई तरह के दावे करते थे। मिसाल के तौर पर शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में समुद्रगुप्त ने अपने प्रशस्ति में वर्णन किया है कि आंध्र, सौधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। इस तरह के दावे शासक अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित करने के लिए करते थे। देखिए, यहाँ पे प्रशस्ति का बात हुआ है। प्रशस्ति का माने ये होता है कि किसी भी राजा के बारे में की गई प्रशंसा, लिखी गई अभिलेखों पर प्रशंसा को ही प्रशस्ति कहा जाता है। उस समय के जो राजा थे, महाराजा थे, उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा टाइटल, जैसे महाराजा धीराज, विश्व विजयी, महाराजा धीराज, इस सभी के इस तरह के टाइटल लगाया करते थे। ये जो टाइटल थे जो कि ये लोग लगाते थे, इसलिए लगाते थे ताकि वो अपने आप को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर सके। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानचित्र 1 को दोबारा देखिए, विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाकों का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। उत्तर होगा, चाहमान दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपना नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य, पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों ने अपनी शक्तियों को मजबूत करने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अपने साम्राज्य के विस्तार करना चाहा होगा। अतः इसी के कारण चाहमान जो थे वह विचार करते थे, चाहते थे कि उनका साम्राज्य का विस्तार हो, वे और अधिक शक्तिशाली बने और ज़्यादा से ज़्यादा कर आए ताकि वे शक्तिशाली बने। तथा इसी के कारण इन्हीं कारणों से चाहमान जो थे वह अपना विस्तार
करना चाहते होंगे। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर। तो प्रश्न है हमारा, क्या आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझाते हैं कि समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता है? उत्तर, महिलाओं का सभाओं में भाग लेने का प्रमाण इतिहास में किसी साक्ष्य में नहीं मिलता है। चोल प्रशासन के कुछ समितियों में ही सदस्यों का चुनाव लॉटरी से किया जाता था। बाकी सदस्यों का चुनाव प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता था। कुछ समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका सही था। देखिए, ये जो हमारा प्रश्न पूछ रहा है वह बोल रहा है कि महिलाओं सभाओं में भागीदारी करती थी, तो इसका साक्ष्य कोई नहीं मिलता है। इतिहास में कोई प्रमाण ही नहीं मिलता है कि ये महिलाएं समितियों में भागीदारी लेती थी मध्यकाल में। और देखिए, समितियों के जो सदस्य थे वो चुनाव के लिए लॉटरी क्या उनके लिए उपयोगी होता था? तो देखिए, बहुत सारे मामलों में जो चुनाव होता था चोल साम्राज्य में, तो उस समय लॉटरी के आधार पर किया जाता था। लेकिन बाकी सब सदस्यों का जो चुनाव होता था वह प्रशासनिक अधिकारी करते थे।